अब मेरी समझ में आया है कि राजकोट से चुनाव लड़ने वाला आदमी प्रधानमंत्री क्यों बनता है। और हम तो यूपी के रहने वाले हैं। वहाँ कितने बड़े स्टार की फिल्म लग जाए तब भी 9 से 12 का शो कोई नहीं देखने जाता। राजकोट मेरा आना पहली बार हुआ है। लेकिन राजकोट के बारे में बहुत सारी बातें यहां आने के बाद पता चली मुझे। एक तो कहा जाता है कि राजकोट को लोग रंगीला राजकोट कहते हैं। ये बात अलग है कि गुजरात में रंगीले का मतलब कुछ और होता है और उत्तर प्रदेश में कुछ और होता है। ये भी बात मुझे पता चली कि बगैर सरकार के घोषणा किए यहां 2 बजे से 4 बजे तक कर्फ्यू लगा रहता है। लोग इतने खुश मिजाज हैं, लोग इतने संतुष्ट हैं कि दुनिया का कोई फ़ोन आ जाए 2 से 4 बजे कोई फ़ोन नहीं उठाता है यहाँ। मैं भी शहर में पहली बार आया हूँ और मुझे जो जानकारी मिली है उसमें बताया गया है कि आपके शहर में भी बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं। आपके शहर का कोई जगह है मोरबी, वाकानेर, भावनगर, सोमनाथ, गांधीधाम, गोंडल और पूरे सौराष्ट्र से अलग अलग जगह से आज यहाँ पे लोग एकत्र हुए हैं। उनका मैं खैर मकदम करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ, उनका वेलकम भी करता हूँ। आज के प्रोग्राम के मुंतज़मीन, आयोजक, भारतीय विचार मंच, मुझे कोई आपके शहर में आए 24 घंटे से ऊपर हो गए। मैंने फिल्मों में देखा था कि लखपति और करोड़पति किसे कहते हैं, लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुजरात के और इस देश के अरबपति और करोड़पति मुझे एक दिन बुलाएंगे और अपने साथ खाना भी खिलाएंगे। और उनको अगर आप देख लें, उनके कपड़ों का स्टाइल देख लें, उनकी बातचीत देख लें, उनकी सादगी देख लें, तो मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर वो होते तो कोई रिक्शे वाला भी नहीं बिठाता उनको। ये जो सिंप्लिसिटी है, ऐसे ही आपके शहर के कई बड़े लोगों से मैं सुबह मिला। क्योंकि मैं पत्रकारिता में रहा हूं तो बहुत सारी चीजों को पास से देखा है। मैंने सुना है कि लोग चीफ गेस्ट बनने के लिए सिफारिश भी लगाते हैं और ये कहते हैं कि पैसा भी दूंगा, चीफ गेस्ट बना लो। लेकिन आपके शहर में ऐसे ऐसे लोगों से मिला जिनको आपने जबरदस्ती चीफ गेस्ट बनाया है और वो अपने आप को, अपने नाम को सार्वजनिक भी नहीं कराना चाहते हैं। अब ये बात अलग है कि आप लोगों के लिए नई बात हो, लेकिन मेरे लिए नई बात यह है कि अगर हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो बिना किसी प्रचार के, बिना किसी पब्लिसिटी के, पर्दे के पीछे रह करके बड़े बड़े कामों में अपना योगदान दें, ऐसे लोगों का नाम सार्वजनिक जरूर होना चाहिए। आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी
चीफ गेस्ट साहब नंदलाल भाई साहब मांडविया, आपके शहर के जाने माने उद्योगपति और जिनके रेफरेंस में मैं उनकी सादगी की बात कह रहा था, वेजा भाई रावलिया, मैं कल से उनके होटल में हूं। अक्सर लोग होटल में ठहरते हैं तो 9 नंबर से वेटर को बुलाते हैं, रिसेप्शनिस्ट से कुछ पूछते हैं। मुझे कल से वेजा भाई ने अपने साथ नीचे बुला करके चाय भी पिलाई, नाश्ता भी कराया और वही मुझे साथ साथ वहां से लेके आए हैं। और दोपहर में आपके शहर के जाने माने उद्योगपतियों से, जिसमें इतनी बड़ी बड़ी ताकतें मौजूद थी, इतने बड़े बड़े लोग मौजूद थे, उन्होंने उनका लंच भी कराया। ऐसे वेजा भाई रावलिया साहब को एक बार मेरा इस सार्वजनिक मंच से बहुत बहुत शुक्रिया। इंदू भाई वोरा, अरविंद भाई पटेल, श्रीकांत भाई भारतीय विचार मंच, और इस पूरे सिस्टम को और मुझे दिल्ली जाकर के आज से 2 महीने 3 महीने पहले इनविटेशन दे के आने वाले डेनिस भाई को मेरी दिली मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस सभागार में कोई महिला को कुर्सी न मिली हो तो मेरी विनती है कि उन्हें कुर्सी जरूर दे दें। ख़वातीन व हज़रात, मेरे बुजुर्ग, मेरे हम उम्र और नौजवान साथियों, मुझे चंद मिनट लगेंगे अभी ये समझने में कि रात के 9 बजे भी राष्ट्रवाद पे बात हो सकती है। और ये मेरे लिए अद्भुत नजारा है कि लोग टाइम से पहुंचे। और मैं, आप सब जानते हैं, मेरी कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिसे देखने के लिए लोग आए। और अगर आप यहां आए हैं, शहर के प्रबुद्ध लोग आए हैं, तो उससे यह यकीन जरूर होता है कि पहले गुजरात बदला और अब देश बदल रहा है। मैं अक्सर अपनी बातों में वो बात कहने की कोशिश करता हूं जो लोगों को पॉलिटिकली इनकरेक्ट लगती है। मुझे लगता है इस देश में पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में ये देश इनकरेक्ट हो गया है। लिहाजा पदों पे बैठने वाले लोग, सत्ता में जाने वाले लोग, इंस्टीट्यूशन चलाने वाले लोगों की ये मजबूरी हो सकती है कि वो पॉलिटिकली करेक्ट रहें। लेकिन मैं एक बात ईमानदारी से और बड़ी ताकत के साथ कहना चाहता हूं, वो तमाम लोग जो सत्ता में हैं, व्यवस्था में हैं, इस देश के चलाने में जो भी उनकी भूमिका है, वो ये तय कर लें कि वो राष्ट्र को बचाना चाहते हैं या अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं। नौकरी आएगी जाएगी, सत्ता आएगी जाएगी, पार्टियां बनेंगी टूटेंगी, लेकिन राष्ट्र परमानेंट है। और जो लोग राष्ट्र की परिभाषा सड़कों से, सफाई अभियान से लगाते हैं, मुझे लगता है कि 70 साल और 1000 साल गुलामी के कालखंड के कारण न सिर्फ आपने अपनी पहचान खोई, आपने अपनी भाषा खोई, बल्कि 1000 साल में आपको यह समझाया गया कि आप गुलाम थे, आप जातियों में बटे थे, आपका कोई इतिहास नहीं है, आपके यहाँ कोई शूरवीर पैदा ही नहीं हुआ, आपका इतिहास इस तरह से लिखा, आपके बच्चों को जो कोर्सेज में पढ़ाया जा रहा है वो तमाम ऐसी बातें हैं कि भारतीय
जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, जिसकी 5000 साल पुरानी है, जिसके आदर्श और मूल्यों पे यह देश खड़ा हुआ है, उसी को सबसे ज्यादा नकारा गया इस देश के अंदर, और एक डिजाइन के तहत नकारा गया। कोशिश की गई कि हमारे समाज में जो भी हमारे ऐसे आइकॉन हैं जिससे हम प्रेरणा लेकर के हम इस देश को वो देश बनाएं जो ये पिछले 1000 साल के कालखंड में पटरी से उतर गया है। लेकिन दुख और अफसोस से ज्यादा मुझे गुस्सा है कि ये जो तथाकथित आजादी मिली है, जिसका जश्न हम हर साल 15 अगस्त पे मनाते हैं, किसी नेता ने आज तक आपको नहीं बताया, किसी संगठन ने नहीं बताया कि 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ है, ऐसा कहां लिखा है। वो कोई डॉक्यूमेंट है न तो लंदन की लाइब्रेरी में है, न तो भारत की आर्काइव में है, लेकिन ये सुबह से शाम आपको बढ़ाया जाता है 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली थी। अब अगर आप इसमें एक भाव भी देखें कि 15 अगस्त, तो सच बात तो यह है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया, और यह भारत 15 अगस्त 1947 को 2 टुकड़ों में बंट गया था। मजहब के नाम पे बटा तो झूठ बोला गया आपसे कि अंग्रेजों ने हमें बांट दिया, कांग्रेस ने हमें बांट दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि इसकी मांग तो 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में रख दी थी। यह तो अपने अधिवेशन में पहले ही कह दिया गया था। यह नहीं बताया गया कि 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद के सम्मेलन में, मुस्लिम लीग के सम्मेलन में, जिस साहब ने हिंदुस्तान का गीत लिखाए सारे जहां से अच्छा, उस इकबाल ने उसी दिन कह दिया था कि भारत के बोस्टन वेटरपुर जहां मुसलमान ज्यादा हैं उसको अलग कर देना चाहिए। तो हमको तमाम वो बातें जिससे हमें यह पता चलता कि हम ये झूठ जो ये लगातार सुन रहे हैं कि भारत की आजादी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लड़ी थी, तो यह मुमकिन नहीं है कि एक लड़ाई आप 100 साल से साथ साथ लड़ रहे थे, आपका गोल एक था, आपका लक्ष्य एक था, लेकिन यकायक कैसे हो सकता है कि जब आजादी जो तथाकथित है, जब वो मिलने को आई तो एक वर्ग खड़ा हो गया, उन्होंने कहा हमें तो मजहब के नाम पे अपना मुल्क चाहिए। वो कौन लोग थे जिन्होंने मुल्क मांगा, और उनसे ज्यादा खतरनाक वो कौन लोग थे जिन्होंने दिया? उनका नाम क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता? उनके बारे में इतिहास में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? इस पे चर्चा क्यों नहीं होती? और कौन वो लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन, एक शब्द कॉइन किया गया, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अगर अहिंसा शब्द का अर्थ यकीन और सही मायनों में जानना है तो पातंजलि पढ़िए। लेकिन पातंजलि में लिखे हुए शब्द का मतलब अहिंसा वो नहीं है जो अहिंसा हमने 1947 में देखी, क्योंकि हमारे यहां शब्दों को क्वाइन किया गया और आपको यह बताया गया कि इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन यह होता है। तो हमने हिंदी समझी नहीं और अंग्रेजों ने हमें बहुत कुछ ऐसा समझा के गए हैं कि आज भी हमारे देश में एक टॉपिक है और एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में सुबह शाम चर्चा होती है, लेकिन वो शब्द कहां से आया, किसने कॉइन किया और किस तरीके से भारत के संविधान में आया, उस शब्द का नाम है सेकुलरिज्म। यह सेकुलरिज्म नाम की अवधारणा भारत देश के लिए थी नहीं, लेकिन अफसोस यह है कि 1976 में राजनीति के चलते एक वोट बैंक को ध्यान में रख करके स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1976 में आपके संविधान में एक शब्द डाला, सेकुलरिज्म।
लेकिन इस सेकुलरिज्म शब्द के बारे में जब बहस हो रही थी, यह बात नहीं किसी ने बताई गई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस सेकुलर शब्द को, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारी समस्या यह है कि हम जिस सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं, उस सनातन संस्कृति में धर्मनिरपेक्ष नाम का कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कई बड़ी किताबें लिखी और हमारे समाज ने उन किताबों को भी नहीं पढ़ा जिसमें आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाता। उनका नाम है L.M. सिंघवी, जिनके बेटे को आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले कि सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनाए जाते हैं। आप उनके बेटे को जानते हैं, लेकिन पिताजी को मैं जानता हूं। उनके पिताजी से इंदिरा गांधी ने कहा, विद्वान आदमी थे, कहा कि इस सेकुलर शब्द का हिंदी में मतलब क्या होगा, वो आपको लिखना है। और ये पूरा एपिसोड अवेलेबल है। उन्होंने जितनी डिक्शनरी हो सकती हैं सब निकाली और लगातार उन्होंने आखिर में कहा कि मैडम इंदिरा गांधी, सेकुलरिज्म का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। लेकिन या तो इंदिरा गांधी ने किसी एजेंडे के तहत पहले से तय कर लिया था कि जिन शक्तियों ने सेकुलरिज्म शब्द को डाला था, या तो ये उसका नाटक किया गया कि L.M. सिंघवी जैसे महान आदमी के सामने ये रखा कि आप इसका ट्रांसलेशन करें, और जब उस शख्स ने उसका ट्रांसलेशन कर दिया तो बहस इतनी बढ़ गई कि L.M. सिंघवी ने अपना पेन उठाया और इंदिरा गांधी से कहा, आप ही कर लें, मेरी निगाह में तो इसका मतलब है पंथ निरपेक्ष। और उसके बाद कौन वो ज्ञानी था जिसने ये ज्ञान दिया इंदिरा गांधी को कि नहीं, इसका नाम धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। और ये धर्मनिरपेक्ष हम पिछले करीब 76 के बाद से अब तक एक बोझे की तरह अपने कंधे पे ढो रहे हैं। इस सेकुलरिज्म ने सनातन को गाली दी और यह अजीबोगरीब मुल्क है। इस मुल्क में आप अपनी सभ्यता पे, आप अपने आदर्शों पे, आप अपने पूर्वजों पर, उनके गौरवशाली इतिहास पे आप गौरव करें, लेकिन कमाल बात यह है कि जिन्होंने 1000 साल पहले भारत को लूटा, भारत में ऐसे ऐसे शब्दावली को इंट्रोड्यूस किया जो भारत की संस्कृति में किसी भाषा में मिलते नहीं हैं, उन तमाम लोगों ने 1000 साल के अंदर ऐसे ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज भारत का इतिहास जिन लोगों ने लिखा है उसमें लुटेरे, चोर, डकैत, फरेबी, बलात्कारी, इन तमाम लोगों को गौरवान्वित किया गया है। और जो आपका इतिहास है, जिस इतिहास पे दुनिया कितना भी सवाल खड़ा कर ले, लेकिन उस पे एक काला स्पॉट नहीं लगा सकती। एक फैशन बना हमारे देश में, सनातन को गाली दो, इस देश के मूल निवासियों को गाली दो, हिंदुत्व को गाली दो, सनातन का मजाक उड़ाओ, सनातन संस्कृति को अलग अलग संबोधन दो, पाखंड, पौंगापंथी, ये तमाम नाम दो और उन आक्रांताओं को, लुटेरों का गुणगान करो। ऐसे ही परिभाषा का नाम है सेकुलरिज्म। इस सेकुलरिज्म ने भारत को उस मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि 70 साल पहले यह मुल्क मजहब के नाम पे बटा और आज 70 साल के बाद हिंदुस्तान के नेशनल टेलीविजनों पर कुछ लोग पूरी ताकत के साथ, बिना शर्म के और बिना डर के ये बोलते हैं कि जब 7 करोड़ थे तो हमने मुल्क बांट दिया था, अब हम 35 करोड़ हैं, हम दोबारा से बांटेंगे। अलग अलग विश्वविद्यालय में अल्लाह से दुआएं की जा रही हैं,
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे। जादवपुर में हो रहा है, आसाम में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, एक फैशन चल गया है। लेकिन मैं उन लोगों से भी बात में कहता रहा हूं और आज फिर आपके सामने कहना चाहता हूं, इन परिस्थितियों के बीच में मैंने तमाम उन जिम्मेदारियों से जो मुझे बांधती थी, जो मुझे कुछ कहने से रोकती थी, मैंने अपने आप को आजाद कर लिया है। इसलिए जो कुछ भी मैं आज कहना चाहता हूं और जो कह रहा हूं और जिस रिश्ते की वजह से आप मुझे सुनने आए हैं, मैं उसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जो लोग भी इस देश के टुकड़े करने के लिए अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको इसी मंच से एक बात कहना चाहता हूं। यह 1947 का देश नहीं है। यह देश इस कंफ्यूजन में नहीं है। रात के 9:05 पे राजकोट में बैठी हुई जनता इस बात की गवाह है कि जो गलती गुजरात ने 1947 में की थी वो 2019 में नहीं करेंगे। इसको और एम्फेसिस के साथ कहना चाहता हूं मैं। एक किस्सा मुझे आपको बताना है जो इतिहास का हिस्सा है। इसको इसलिए रिपीट करना पड़ता है, इसलिए बार बार बताना पड़ता है कि मैं किसी झूठे नैरेटिव में नहीं ले जाना चाहता आपको। मैं कोई ऐसी बात आपसे नहीं कहना चाहता जो आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, लेकिन 70 साल में आप पे थोप दिया गया है। महात्मा गांधी, उनका जब भी किसी से विवाद हुआ, उन्होंने विवाद में विचार करके जवाब नहीं दिया। उनके पास एक हथियार था। जितना भरपूर प्रयोग उन्होंने किया है, किसी और ने किया ही नहीं। महात्मा गांधी जैसे भी थे, अब उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये पहला देश है कि अपने पिता के अलावा भी एक पिता है। हम में से किसी को नहीं पता कि ये पिता कब बने हमारे, क्योंकि भारत की संस्कृति में कोई रिकॉर्ड नहीं है। कई आरटीआई लगा के देख ली कि ये पिता हमारे कब बने, नहीं मिला। लेकिन भारत की संस्कृति में 2 शब्द हैं और उन शब्दों का कोई दूसरा सानी नहीं हो सकता, और यह भारत की संस्कृति बताता है कि यह सनातन संस्कृति के अंदर ही होता है। बाहर भी होता होगा, लेकिन हमारे यहां उसके होने पे कभी सवाल नहीं खड़ा किया गया। एक दुनिया की बड़ी सच्चाई है भारत में, और उस सच्चाई का अगर एक शब्द है, उस सच्चाई का नाम है मां। मां से बड़ा कोई सच है ही नहीं, उस पर डिबेट ही नहीं हो सकती। और एक दूसरा शब्द है विश्वास। यह विश्वास को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो जो मां ने मुझे पैदा किया है, वो मां जब यह बता देती है कि यह तुम्हारा पिता है, बगैर सवाल पूछे ताउम्र हम उसको अपना पिता मान लेते हैं। हम सवाल नहीं करते। लेकिन अब कुछ लोग अपने पिता पे सवाल कर रहे हैं। यह गुजरात है। आपके यहां की खबर आज मैंने सुबह सुबह पढ़ी, एक बड़े अखबार में खबर छपी। मुझे लगा कि जिन साहब को आपने 15 साल की ट्रेनिंग देके दिल्ली भेजा है,
उन्होंने सूरत की सूरत बदल दी। अब सूरत में खास किस्म के लोग ही नजर आते हैं, दूसरे नजर नहीं आते। लेकिन इतनी बड़ी ट्रेडर कम्युनिटी है, लेकिन आप ही के शहर में मैंने सुना कुछ दिन पहले दुनिया के शांति प्रिय धर्म के 4 लोगों ने एक ट्रेडर को किडनैप कर लिया है। जिन्होंने किडनैप किया उनको पकड़ लिया गया है, राजकोट की पुलिस ने पकड़ लिया है। अगर यह घटना 2019 में हो रही है तो आपकी ताकत और बढ़नी चाहिए ताकि यह घटना करने की हिम्मत ना हो किसी में। अगर आप ये समझते हैं कि देश कानून से चलता है, व्यवस्था पुलिस से चलती है, तो दुनिया का पहला देश है न यह देश कानून से चल रहा है और न लोग पुलिस से डरते हैं। इस देश में 70 सालों में सत्ता पे जिस तरीके से बौने लोग काबिज हुए हैं, उन्होंने इस देश के पुरुषार्थ को समाप्त कर दिया है। इस देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भीड़ तंत्र के सामने बौने बने नजर आते हैं। ना तो आपकी न्याय व्यवस्था उनके सामने टिक पाती है, ना आपकी पुलिस उनके सामने खड़ी हो पाती है, और वो किसी कानून में यकीन नहीं रखते। वो सिर्फ जिस कानून में यकीन रखते हैं वो सिर्फ उनको पता है और कुरान शरीफ को पता है। लिहाजा जो आंतरिक चुनौतियां हैं, पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि आंतरिक चुनौतियां क्या हैं भारत के सामने, लेकिन भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की राजनीति और सत्ता पे बैठे हुए लोग इस शब्द को कहने से कतराते हैं और सही तरीके से सही खतरों के बारे में अपने समाज को, आने वाली पीढ़ी को आगाह नहीं करना चाहते। यह बात अलग है कि इसका अगर पूरे भारत में कहीं सबसे पहले एहसास हुआ तो गुजरात को हुआ, और जब गुजरात को एहसास हो गया तो इस देश के लोगों का गुजरात को धन्यवाद करना चाहिए कि आपको न सिर्फ एहसास हुआ, बल्कि जिस शख्स ने गुजरात में कुछ समस्याओं का परमानेंट इलाज किया, आपने उसे भरोसा दिलाया कि अब गुजरात की जिम्मेदारी हमारी, अब दिल्ली में जाइए आप। उस वजह से, क्योंकि दिल्ली में 2014 में किसी को भेजा और आपके तो शहर में और राज्य में बड़े आंदोलन भी चले, जाति के नाम पे कुछ चीजें शुरू हुई, और इस बार के विधानसभा चुनाव में आपने पूरी ताकत से उन फोर्सेस को जो यहां से लेके वहां तक अपने आप को पटेल का वंशज बता रहे थे, और जिन ताकतों के हाथ में वो खेल रहे थे, उनके मंसूबों को नाकाम किया, और तमाम सारी चीजें जो पूरे देश में मुझे सुनने को मिलती हैं कि बहुत सारे कानून और बहुत सारे नियम ऐसे बने, उससे आम जनता में बहुत सारे लोग नाराज भी हैं। 5 चुनाव कम से कम मैं अपने जीवन में पास से देख चुका हूं। मुझे 2019 का चुनाव भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर लगता है। इसलिए नहीं कि कोई जीत गया है, इसलिए लगता है कि हमारे समाज में इतनी निगेटिविटी थी, हर बात के ऊपर मायूसी थी, हर बात नकारात्मक थी, और लोगों के एजेंडे बड़े छोटे छोटे होते थे। घर के सामने का स्ट्रीट लाइट का बल्ब टूट गया, ये सरकार कुछ नहीं करती। घर के अंदर काम वाली नहीं आई तो लोग लगता था ये भी सरकार को करना चाहिए। यानी सरकार को किसी भी तरीके से
कुछ कहने के लिए कुछ कारण चाहिए। यह समाज इतने लंबे समय के बाद यकायक उसमें इतना परिवर्तन आ जाएगा कि 2019 के चुनाव में आपने अपने तमाम निजी दर्दों को दरकिनार किया और पहला चुनाव भारत में हुआ शुद्ध राष्ट्रवाद के ऊपर। ऐसा होता नहीं है कि लोगों को लगता है राष्ट्रवाद कुछ और चीज है, पहले हमारी जरूरत पूरी होनी चाहिए। आपने अपनी जरूरतों में एक नुकसान बर्दाश्त किया, वो कड़वी दवाएं आपने पी, क्योंकि इस देश में एक बहुत बड़ा तबका जो गुजरात के लोग कमाते हैं, जो सूरत में हीरे के व्यापारी हैं, जो राजकोट में बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, उनके टैक्सेस के पैसे से इस देश में 40 से ज्यादा परसेंटेज लोग सिर्फ सब्सिडी खाते हैं। उनको जिंदा रखने के लिए आप टैक्स देते हैं, और आप ही के ऊपर ज्यादा कानून है, उनके ऊपर है ही नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। और इस देश में एक राज्य ऐसा भी है जो कुछ करता नहीं है। उनका जीडीपी में मुझे तो कभी कोई कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आया, लेकिन डंके की चोट पर भारत के संविधान में जायज और नाजायज तरीके से दबाव बना करके, ब्लैकमेल करके जिस तरीके प्रावधान करवा लिए थे, उन प्रावधानों के तहत जिस बुनियाद में भारत का 2 हिस्सों में विभाजन हुआ कि ये 2 मजहब के लोग एक साथ नहीं रह सकते, और 2 नेशन थ्योरी को आपने नकार दिया भारत ने। लेकिन आजाद भारत के अंदर इस सेकुलरिज्म ने, मुसलमानों के डर ने, भारत विभाजन के बाद उपजे हुए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ने आजाद भारत के अंदर एक राज्य बनने दिया जो 2 नेशन थ्योरी से भी ज्यादा खतरनाक था। उसका संविधान भी अलग, उसकी विधानसभा का टर्म भी अलग, उस विधानसभा होगी लोकल, लेकिन उनका प्रधानमंत्री होना चाहिए। वो राज्यपाल नहीं कहेंगे क्योंकि उनसे उनकी शान घटती है, क्योंकि वो जन्नत है, तो अल्लाह ने विशेष अधिकार दिए हैं। तो वो कहते थे सदरे रियासत होगा। अब इन प्रावधानों को करके पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर में सरकारें चल रही थी, और जिस पैसे को आप खर्च करते हैं, जो आप कमाते हैं, जिसमें से बड़ा हिस्सा भारत के इनकम टैक्स में चला जाता होगा, जीएसटी में चला जाता होगा, आप देखिए कि आज वहां स्थिति बदली है। तो बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता, क्योंकि दिल्ली को डराना और देश में अनार्की फैला देना, ये कुछ लोगों को लगता है कि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आज के दौर में कोई बात आपसे छुपी नहीं है। एक दौर था जब मीडिया किसी के एक खास लोगों के हाथ में था, और जो नैरेटिव वो क्रिएट करते थे वही आप समझते थे। आप में से सारे लोगों ने भारत के टेलीविजन के ऊपर, जब हमारी पूरी टीम, हमारे साथी दोस्त आर्टिकल 35A की लड़ाई लड़ रहे थे, जम्मू कश्मीर में चुनी हुई संविधान की शपथ लेकर के बनी एक मुख्यमंत्री ने जब यह कहा तो इस देश में प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई बोला नहीं। इस चुप्पी ने इस देशद्रोही और गद्दार लोगों के हौसले बढ़ा दिए। एक चीज पे सुनवाई भारत की सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और बहुत जोर जोर से मैं इस बात को 4 साल से कह रहा हूं
भारत की सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस के लोग नहीं बैठे हैं, विश्व हिंदू परिषद नहीं चला रही है, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आर्टिकल 35A की सुनवाई नहीं चल रही थी, भारत के सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। और वैसे तो इस देश की अदालतें प्रोएक्टिव हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देती हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेने के बाद सरेआम पब्लिकली कहती है कि अगर आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं होगा। ये गुजरात के लोग हैं, ये शेम जो है जेएनयू के लिए बनाए, आप लोगों के लिए नहीं है। इसलिए जो आपका पुरुषार्थ है उसमें शेम शब्द बहुत हल्का शब्द है, और आप कभी शेम कहते नहीं हैं, आप जो करते हैं उससे लोगों को शेम हो जाती है। जब इस पे चुप्पी रही तो उन मोहतरमा को लगा कि इस देश में कुछ भी कहा जा सकता है, दोबारा से धमकाया उन्होंने और कहा कि अगर दोबारा छेड़छाड़ की गई तो हम हिंदुस्तान के हालात 1947 जैसे कर देंगे और हम तय करेंगे कि हमें किधर जाना है। मैंने कई बार अपने सार्वजनिक मंचों से कहा कि मां भी अपने बच्चे को धमकाती है अगर तो घर में ही धमकाती है। लेकिन जब आप बाहर धमकाते हैं तो आपका बच्चा यह साबित कर देता है कि मैं आपकी धमकी में आने वाला नहीं हूं। लेकिन उनको आदत पड़ी हुई थी कि दिल्ली में उन्होंने विजनरी प्रधानमंत्री बहुत देखे थे, लेकिन एक ऐसा प्रधानमंत्री आ गया जिसका कोई विजन तो है नहीं, पता नहीं कैसे आ गया है। उसका मजाक उड़ाया गया, उसके बारे में कहा गया पता ही देखिए यार ये आधे आस्तीन का कुर्ता पहनता है, ये कैसे बोलता है यार, इसको अंग्रेजी नहीं आती है यार, ये कैसे देश चलाएगा, विदेशियों से कैसे हाथ मिलाएगा। इन तमाम सारे संकटों का निवारण उसने 5 साल में कर दिया। और लोगों ने इस भाषा को जब नहीं बदला तो 2014 से लेकर 2019 तक ये धमकियां मैंने बहुत सुनी। लेकिन उन लोगों को लगा, उन लोगों ने जमीनी हालात नहीं समझे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस देश में लोग इतने बदल गए हैं कि अपना नुकसान करके भी राष्ट्र का नुकसान नहीं करना चाहते हैं। जो शख्स 2014 में 282 के बहुमत पे था, उसने आप ही का इम्तिहान सबसे ज्यादा लिया, लेकिन आप इस टेस्ट में उससे बढ़ चढ़कर आपने हिस्सा लिया और 2019 में उसकी ताकत को 2082 से 303 कर दिया। और जो लोग इस बात को जमीनी स्तर पे नहीं समझ पाए कि लोगों ने ये देश और ये मैंडेट और ये बहुमत जो मिला है ये सड़क बनाने के लिए नहीं दिया है, ये किसी गलतफहमी का शिकार नहीं है। ये बार बार जो दुनिया की सबसे लंबी बातचीत है, अगर विश्व रिकॉर्ड अगर बनाया जाए, जो 1948 से चल रही है, वो बातचीत क्या है? वो बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रही है। ये बातचीत का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है, और किस चीज पे बात कर रहे हैं ये देश को पता नहीं। कभी शिमला में जाके होती है, कभी हमारा प्रधानमंत्री ताशकंद में जाता है। जो बातचीत वो करना चाहता था वो दिल्ली में बैठे हुए कुछ षड्यंत्रीकारियों को पसंद नहीं आया, तो उसकी हत्या वही करा दी गई। बहुत सारे इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए जो भारत और पाकिस्तान से दोस्ती के लिए जान देने को तैयार थे। जो मुल्क मजहब के नाम पे बना, 21 लाख लोग मारे गए, 3 युद्ध आपने लड़े, आपके सैनिक मारे गए,
उस जम्मू कश्मीर में 42,000 लोग मारे गए, सेना के सबसे ज्यादा फौजी मारे गए। इस देश में, पूरे देश में जहां जहां भी आप कह लें, कोयंबटूर कह लें, पटना कह लें, बनारस कह लें, दिल्ली कह लें, मैं समझता हूं चंद ही जगह बची होंगी जहां बम धमाके ना हुए हों। और उनके पीछे कश्मीर था और कश्मीर के पीछे पाकिस्तान था, लेकिन इस सब के बावजूद भी 70 साल से बातचीत चल रही थी। और कुछ लोगों को है कि वो भी हमारे जैसे हैं, दोस्ती का बड़ा शौक है उन्हें। मैं उनकी भी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। जो यहां रह गए पहले उनसे दोस्ती कर लो। ये तो आपकी सुन नहीं रहे हैं, जो आपके साथ रहते हैं और सब्सिडी का पैसा लेते हैं। वो तो आपको अपने घर में डरा रहे हैं। वो इस्लाम और कुरान और सिपारे और मस्जिद के नाम पे आपको डरा रहे हैं। वो तो औरंगजेब और बाबर के वारिस को बचाने में लगे हुए हैं। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि इस देश में बहुमत जिन लोगों का है, कम से कम हम उनकी भावनाओं की कदर करें। लेकिन पूरी मेजॉरिटी इस देश में, औरंगजेब से लेके बाबर और जितने भी नाम आप ले लें, उन्होंने जो भी कुछ किया, आपकी मेजॉरिटी है, सरकार आपकी है, पहले भी सरकार आपकी थी। उस सब के बावजूद जिन आक्रांताओं ने इस देश की संस्कृति, महिलाओं, औरतों के साथ में जो भी कुछ किया, उनके नाम से दिल्ली में 57 सड़कें हैं। उसके बावजूद भी मेजॉरिटी ने कभी अपने मेजॉरिटी होने का, ताकत का सड़कों पे मुजाहिरा नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया। आज भी मेजॉरिटी इस देश की, देश के कानून के तहत जो उसे अपना जैसा नहीं लगता है, उसके बावजूद भी उसका इंतजार कर रही है। लेकिन इस देश की माइनॉरिटी के साथ, जो इस देश की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, वो यूएनओ से भी अगर उसको गवर्न करें तो भी माइनॉरिटी नहीं है, और भारत के नियमों के हिसाब से करें तब भी माइनॉरिटी नहीं है। लेकिन इस देश में 30 से 35 करोड़ की जनता अपने आप को माइनॉरिटी कहती है। पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान यहां रहते हैं। इस देश में अगर कोई माइनॉरिटी है जिसको गुजरात के लोगों ने आज से कई सौ साल पहले अपने यहां शरण दी, वो मात्र 50,000 है। और उन बिचारों के यहां तो स्थिति यह हो गई है कि उनकी पॉपुलेशन की स्थिति यह है कि अगर उनके घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो वो जो फाइनल वेल है वहां ले जाने के लिए 4 लोग नहीं मिलते, 4 मर्द नहीं मिल रहे। वापी के पास फायर टेंपल है, आप सब जानते हैं। वहां मुझे एक शख्स मिले, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के कजिन की आखिरी मौत यहां हुई थी और पूरे शहर में 3 ही लोग थे। तो बहुत देर तक यह होता रहा कि चौथा आदमी कहां से आए। तो कोई संस्कार होता है जिसके तहत वो करने के बाद वही आदमी जा सकता है। तो अगर हिंदुस्तान में कोई माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है जिसकी रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए, जिनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़े, वो है पारसी। लेकिन 30-35 करोड़ लोग माइनॉरिटी के नाम पे पिछले 70 साल से इस देश को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पे जो भी कुछ हो रहा है, अगर कहीं मुसलमान सुरक्षित है और खुले रूप में गुंडागर्दी करने के बाद, खुले रूप में मजहब का इस्तेमाल करके मेजॉरिटी को डराने के बाद भी, और जिन लोगों ने इस देश को लूटा है, जिन लोगों ने इस देश की असीमता को लूटा है, उनके साथ खड़े होने के बावजूद भी इस देश की मेजॉरिटी ने कभी सड़कों पर वो नहीं किया जो वो कर रहे हैं। लिहाजा जिसे आप मेजॉरिटी कहते हैं, मैं फिर भी कहता हूं, बहुत धमकियां मत दो। एक आदमी है हैदराबाद में, उसे बहुत शौक है।
जाने क्या क्या धमकियां देता रहता है, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने। अजीब गरीब सोच का आदमी है भाई। वो समझता है कि हैदराबादी पूरी दुनिया है। बार बार दिल्ली को गाली देता है। एक रामपुर में है, एक आसाम में है, ऐसे कई सारे जोकर इस देश में हैं। और कश्मीर में तो पूरा कश्मीर है, क्योंकि उनके पास संविधान है, क्योंकि वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, क्योंकि जन्नत में हैं। ये धमकियां देने वालों को अगर भारत के बदलते स्वरूप को समझ नहीं आ रहा है तो वो भविष्य की सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। मैं उनको किसी को चेतावनी नहीं देता, क्योंकि ये चेतावनी देना, ये धमकी देना बौने और डरपोक लोगों का काम है। मैं उनको मशवरा बार बार देता हूं, क्योंकि उनके बीच में पैदा हुआ हूं, और जो मुल्क बना था मजहब के नाम से, वहां 12 साल नौकरी की है। सजेशन है मेरा उनको, अब दोबारा धमकी मत देना। एक महिला ने शपथ लेने के बाद 2 बार धमकी दी। वो ये समझ रही थी कि 2014 में तो एक ही आदमी को भेजा था आपने। उन्होंने कहा हम इसे अकेला समझ के घेर लेंगे। दिल्ली में हमारे बड़े चाटुकार लोग बैठे हैं, मीडिया में बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, रॉ में हैं, पुलिस में हैं, हम इसे घेर लेंगे। लेकिन 2019 में अब जिनके सामने धमकियां दी जा रही थी, ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपनी बात में लाग लपेट नहीं रखना चाहता। मुझे लगता है कि कह देना चाहिए। यह वजह इसकी यह थी कि 2014 में जो नंबर 2 थे वो कड़ी निंदा करते थे। उन्होंने लगा कड़ी निंदा कर दो, क्या फर्क है, खत्म बात, कड़ी निंदा कर दी हमने। 5 मरे हैं आज भारत में, कड़ी निंदा करता हूं। कश्मीर में 2 आतंकवादी आ गए, कड़ी निंदा करता हूं। लोग डर गए, ये कड़ी निंदा है क्या? और देश थक गया इस कड़ी निंदा से। उनका ये कड़ी निंदा हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा। लेकिन लोगों ने इसको समझा कि ऐसे ही रहेगा, ये कड़ी निंदा ही नहीं करता। निंदा शब्द इसकी डायरी में ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि चाहे हैदराबाद हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे रामपुर हो, चाहे अलीगढ़ हो, लोगों को समझना चाहिए सिर्फ निजाम नहीं बदला है। ध्यान रही क्या, निजाम वही है, निजाम को चलाने वाले बदल गए हैं। लिहाजा जो धमकियां दे रहे थे वो अब कह रहे हैं हमें छोड़ दो, आजाद कर दो। हम अब कुछ भी नहीं कहेंगे, एफिडेविट लिखवा लो हमसे, छोड़ तो दो कम से कम। वो कह रहे नहीं छोड़ेंगे अपनी मर्जी से, अभी कुछ दिन और रहिए आप अंदर। तो जब आप सत्ता का परिवर्तन करते हैं, ये एक छोटा सा बदलाव होता है, लेकिन सत्ता के परिवर्तन से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए क्या है? सत्ताएं तो पहले भी बदली, एक से एक कलाकार आया, उनकी कलाकारी के इतने गुणगान हैं कि समझ नहीं आता। एक ऐसे प्रधानमंत्री थे कि देश के सबसे महत्वपूर्ण विषय पे आर्मी के लोग भी बैठे थे, रॉ के लोग भी बैठे थे, लोग अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो सो चुके थे, उनको उठाया गया। तो जब वो जगे होंगे तो क्या समझते होंगे, जब सोए थे तो उन क्या समझा होगा मुझे पता ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री थे। इस देश की राजनीति ने इतने बड़ी पुरानी संस्कृति और इतने बड़े देश पे ऐसे ऐसे लोगों को बिठा दिया
जिनका नाम लेने में मुझे शर्म आती है। दुनिया क्या सोचती होगी कि 130 करोड़ लोगों में से कुछ भी ऐसे लोग नहीं हैं जो इस देश की महान संस्कृति के इतने महत्वपूर्ण पद के ऊपर, उसकी कुर्सी के लायक तो लोग तो चुनते कम से कम। बौने बैठ रहे थे आपके, और आपने यह रियलाइज नहीं किया, जो दुनिया आपको 5000 साल पुरानी सभ्यता से देखती है, उसी दुनिया ने 2014 के चुनाव के बाद दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र ने, आप उनको कुछ भी कहें, वो लोग आए, आप पे रूल किया, लेकिन आपके देश की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की उन्होंने। रूल करने आए थे, वो रूल किया उन्होंने। उसी दुनिया के एक बड़े अखबार ने, क्योंकि आपके यहां तो अखबार बेकार लोग चलाते हैं, अखबार का एजेंडा ही कुछ और है। वो अगर उनका बस चले तो कोई पार्टी बना ले मिलके और चुनाव भी लड़ लें और अपना प्रचार अपने आप ही कर लेंगे वो। मैं भी उससे लंबे समय तक रहा हूं। हमारे यहां ये ईमानदारी बात कहने की हिम्मत नहीं किसी ने, क्योंकि जब आप किसी बात को कहते हैं और जब ये नफा नुकसान तोलते हैं कि ये कहने से फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, तो सच मानिए कि वो बात कभी सच नहीं हो सकती। अमेरिका के एक अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने 2014 के बाद अपने एडिटोरियल में लिखा कि 1947 के बाद भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है। तो यहां डिबेट इस बात पे तो नहीं हुई कि क्या बात लिखी है भाई, यहां डिबेट इस बात पे लिखी कि ये कैसे लिख दिया, भारतीय सरकार तो पहले भी थी। बड़े दिन बाद समझ में आया कि भारतीयों की जो भाषा है, भारतीयों का जो अनाड़ीपन है, वो लोग चाय में आधी चम्मच चीनी नहीं डालते हैं, वो बैड टी नहीं पीते, वो बैड टी पिलाते हैं। लिहाजा जिस संस्कृति से जिस आदमी को आपने भेजा, उसके चलने फिरने, उठने बैठने, बात करने, हंसने में सब में भारतीयता नजर आती है। तो लोगों को चिंता हुई कि अगर भारतीय बैठ गया तो इस भारत के पुरुषार्थ को वो खड़ा कर देगा, और अगर पुरुषार्थ भारत के लोगों में जगा दिया इसने, तो 70 साल में जो हमने राजनीतिक सत्ता प्राप्त की है, जो अरबों खरबों रुपया बनाया है, वो हमारे पास नहीं रहेगा। तो हम माने या न माने, दुनिया आज भी आपको 5000 साल पुराने संस्कृति के देश से देखती है, आपके उस पुरुषार्थ को जानती है। तो दिल्ली में जो सरकार बैठी, उस सरकार को जिन्होंने भी डराने की कोशिश की, जो सबसे मुश्किल काम था, लोग कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी दो किस्म की है, मैं उसको दो किस्म की मानता हूं, एक अटल जी और अडवाणी जी की, और एक दो इन भाइयों की। क्योंकि अगर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी, तो वो तो पिछले 70 साल से लिखती थी 370 370 370। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि 370 है क्या। कुछ लोगों ने अपने मकान का नंबर 370 रख लिया। लोग ये नहीं समझ पाए ये 370 कहां है, कैसा है, क्या करें। इस जनरेशन को तो बिल्कुल पता नहीं था और लोगों को असंभव लगता था। लेकिन सरकार से ज्यादा जिस तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, सरकार तो बनी इस देश में, लेकिन यह पहली सरकार बनी। सरकार बनाने के बाद इस समाज ने कहा, जिस मैंडेट के लिए भेजा गया है, अब हमें वो चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और पूरा समाज अपने उस पुरुषार्थ के साथ अपनी अपनी जगह जो भी कोशिश कर सकता था वो करता रहा। और देश भर में 15-20 लोग जो हमारी टीम के हिस्से हैं,
उन्होंने ऐसे ही जगह जगह जाके लोगों को 370 क्या है, 35A क्या है, इसका आतंक से क्या संबंध है, ये भारत के लिए क्यों खतरनाक है, ये पाकिस्तान का क्या एजेंडा है, इससे इतना अवेयर किया कि जब समाज का दबाव पड़ा तो 370 और 35A इसकी तैयारी कहां हुई, कैसे हुई, कहां पे ये पढ़ाई की गई, कहां ये होमवर्क किया गया, यकायक देश को पता नहीं चला। बस एक खबर आई, और उस खबर के बाद कुछ लोगों को लगा कि ये हुआ नहीं है, हमने कहीं गलत सुन लिया है। 4-5 दिन लगे उनको ये सच्चाई समझने में। तो इस पे डिबेट होने लगी कि अब क्या करें। तो यकायक ऐसे पत्रकार और ऐसे इंटेलेक्चुअल और प्रोफेसर जो पूरे देश में फैले हुए हैं, उनको लगा कि अब हम क्या करें, ये स्यापा किस पे करें, ये रुदाली हम किस पे करें भाई, दुकान तो लूट गई हमारी। तो उन्होंने एक नई कहानी निकाली। यकायक उनमें मानवता का मूल इतने ऊपर चला गया था कि पैमाना छोटा पड़ गया, और बोले देखिए आपने उन लोगों को बंद कर दिया है, उनके पास इंटरनेट नहीं है। मैं इस बात पे खुश नहीं हूं, मैं इस बात पे गुस्सा हूं। जिन लोगों को 7% पॉपुलेशन जो वैली में रहती है, जिन्होंने आतंक मचा रखा है, जिन्होंने सत्ता अपने पास केंद्रित कर रखी थी, जिन्होंने 70 साल में अलग विधान, अलग संविधान के चलते पूरे सिस्टम में एंटी हिंदू और जिहाद को मजबूत किया, उस सरकार के साथ मिलकर के आतंकवादियों ने, हुर्रियत ने और तमाम वो लोग जो भारत विरोधी ताकतें थी, मस्जिदों का इस्तेमाल करके, इस्लाम का नाम लेकर के और एक पहचान के नाम पे 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपने देश से निकाल दिया हो, अपने मूल वतन से निकाल दिया हो। वो पिछले 30 साल से हिंदुस्तान के किस कोने में हैं? क्या उन्होंने दिवाली मनाई, क्या होली मनाई, उनका घर कहां है, उनके बच्चे कहां हैं, उनके घर में किसकी मौत हो रही है, इस हिंदुस्तान ने कभी उनसे नहीं पूछा। लेकिन वही लोग इंटरनेट की चिंता कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो मानवता का पाखंड करते हैं इस देश के अंदर और अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में 15 डिग्री टेंपरेचर नहीं देखा था, जिनका कोई कसूर नहीं था, जिन्होंने एक भी हत्या नहीं की, जिनके दामन पे कोई दाग नहीं है, वो दिल्ली की सड़कों पे पान और चाय की दुकानें कर रहे हैं। कश्यप ऋषि के वंशज इस देश में मारे मारे घूम रहे हैं। उनके लिए किसी सरकार ने कोई कमीशन नहीं बनाया, उनके लिए इस देश की न्यायालय ने कभी सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया। लेकिन दुख है मुझे, इस देश की न्यायालय, इस देश की जुडिशरी में भी अजीब और गरीब किस्म के फैसले और लोग बैठे हैं। एक सेना का आदमी जो आपका, मेरा, किसी न किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, वो दुश्मन मुल्क से लड़ रहा है, आतंकवादी से लड़ रहा है। पीछे से शांति प्रिय धर्म के लोग, अद्भुत उनकी शांति है। ऐसी मार्केटिंग तो कोका कोला ने भी नहीं की। अपने देश के लोग जो मेरे और आपके टैक्स से पलते हैं, जिनका सारा खर्चा भारत उठाता है, बदले में वो लोग उसी जम्मू कश्मीर में दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को पत्थरों से मार के आधे टुकड़ों में आपके घर भेज देते हैं। और इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश के चीफ जस्टिस को इस बात को कहने में न तो डर लगता है, न उसका कोई मॉरल ग्राउंड है कि वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाज हैं उनके ऊपर गोली नहीं चलेगी। वो पत्थरों से जो सेना का फौजी
पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकवादी से लड़ रहा है, पीछे से पत्थर मार करके वो तमाम उन उग्रवादियों का और आतंकवादियों का जो कश्मीर के अंदर हैं, जो कश्मीरी हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, जिन्हें सरकार की सपोर्ट मिली हुई है, वो उस फौजी को मारें तो उन पे गोली नहीं चलेगी। एक नई इजाद करते हैं, प्लास्टिक की गोली चलाओ। अब देश का फौजी सेना में लड़ने जाए, पहले वो गोलियां रखे या प्लास्टिक की रखे? नहीं, कोई तर्क है। फिर कहा गया कि नहीं, उसकी गोली से भी लोग अंधे हो रहे हैं, तो गुनगुना पानी डालें उनके ऊपर। तो फौजी गुनगुना पानी का एक पहले पैकेट लेके जाए, फिर के कम डालें ज्यादा डालें। एक बार इन्हीं को भेज दो बॉर्डर पे। ये किसी पानी से खुद नहीं नहाएंगे, इनको नहलाना पड़ेगा। इस सिस्टम के बीच में जब लोग कहते हैं कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, मानवता के मूल्यों की चिंता देने के लिए भारत का चीफ जस्टिस भी ये कहता है मैं खुद जाके वहां देखूंगा। चीफ जस्टिस साहब, आपकी संवेदनाएं बड़ी सेलेक्टिव हैं। आप देश के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, आपकी शान में गुस्ताखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन एक आम नागरिक की हैसियत में मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहता हूं, जब 5 लाख लोगों को उस सूबे के मुख्यमंत्री ने और देश के पहले मुसलमान गृह मंत्री ने मिलकर षड्यंत्र करके उनके 2,500 लोगों को मारा, बच्चों को उछाल उछाल के मारा, बुजुर्गों की चौराहे पे लाशें रख दी गईं और लाशों के चारों तरफ आतंकवादी मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे और कहे कि टीका लाल टपरू को अगर किसी ने पानी पिलाया तो हम उसको भी जान से मार देंगे, तब भी जरा एक बार ये कहते कि मैं कश्मीर जाके देखता हूं। नहीं गए आप, क्योंकि आपका भी न्याय सेलेक्टिव हो गया है, आपकी संवेदनाएं भी सेलेक्टिव हो गई हैं। और अगर ये किसी को गलतफहमी हो गई है कि कुछ लोग वो किसी इंस्टीट्यूशन में बैठे हों, वो भारत की जनता और संविधान से बड़े हैं, तो मैं कहता हूं गलतफहमी निकाल दें। ये देश अभी भी जो मेजॉरिटी जिसमें रहती है, आज भी आपसे भरोसा करती है। यह बात अलग है कि आपको बड़ी सेलेक्टिव जेंडर जस्टिस नजर आता है अयप्पा में। आपको शबरीमला पे सुनवाई रात दिन करते हैं, पुलिस को डायरेक्शन देते हैं कि यह इंप्लीमेंट होना चाहिए। आपको जलीकट्टू की चिंता है, आपको दहीहांडी की लंबाई की चिंता है, आपको महाकाल पे पानी कितना चढ़ना चाहिए इसकी चिंता है। इस देश की मेजॉरिटी का तहम्मुल, उसका पेशेंस, उसका इम्तिहान मत लीजिए। ये देश ने अभी वोट से सत्ता बदली है और यह बताता है समाज कि जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम है वो हमने कर दिया है। अगर अभी भी इस बदलते मुल्क का मिजाज आपकी समझ में नहीं आ रहा है और आप समझते हैं कि भीड़ के आगे आपके फैसले बदल जाएंगे, तो आपको अयप्पा के 1000 साल पुरानी परंपरा को तोड़ करके वहां पे जेंडर जस्टिस स्थापित किया। जरा मस्जिद में भी जेंडर जस्टिस स्थापित करो। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि मैं चुप हूं, मुझे अपने देश से प्यार है। मैं इस देश को नहीं चाहता कि यह देश खून की होली खेले। तो आप मेरी आस्था को भी तोड़ेंगे। 30,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई हैं, उसको भी तोड़ेंगे आप। मेरे आस्था के केंद्र को भी तोड़ेंगे आप। और आप क्या करेंगे? क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, यह बात अलग है कि टेक्निकल मामला है, आप पहुंचे होंगे, उस पर मेरा कोई विवाद नहीं। मेरा विवाद इस बात पे है कि दशहरा आया, 7 दिन के लिए कोर्ट बंद हो गई। अभी दिवाली आने वाली है, कोर्ट दिन 5 दिन की छुट्टी पे चली जाएगी। लेकिन अजीब और गरीब बात है,
दशहरा पे कोर्ट बंद रहेगा, छुट्टी होगी, दिवाली पे छुट्टी होगी 5 दिन की, उसकी छुट्टी लेंगे और कोर्ट जब खुलेगी तो कहेंगे आइए बात करते हैं कि भगवान राम थे या नहीं थे। यह कहां का पाखंड है भाई? क्योंकि मेजॉरिटी वो काम नहीं कर रही जो कश्मीर की मेजॉरिटी ने किया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देश को आगाह करना चाहता हूं, व्यवस्था में बैठे लोगों को आगाह करना चाहता हूं। सन 1947 में एक आदमी को लगा मेरे धैर्य की, मेरे विश्वास का जिस तरीके से तोड़ा गया है, उसको इतनी ठेस लगी, सिर्फ एक आदमी को। उसने पूछा नहीं, उसने कुछ सवाल नहीं खड़ा किया, वो भागा नहीं। उसने जो किया, उसने कहा यही मेरे सामने एक रास्ता था, मैंने किया। आपको कानूनन ये गलत लगता है, जो है आप मुझे सजा दे दीजिए, मैं सजा पाने के लिए तैयार हूं। ऐसे ही देश में दीवानगी पैदा नहीं होती जिस राष्ट्रवाद के चलते आप 9:30 और 9:45 बजे यहां बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें सब लोग जाकर के सो जाएं। मुझे उम्मीद है कि 90% लोगों को उनके अंदर कई सवाल अपने आप से पूछने के लिए उनको रात की नींद देर से आएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो हल ढूंढ लेंगे अपने आप। वो हल देश के लिए अच्छा हो सकता है, आपके लिए बहुत बुरा होगा। बात मत करिए, फोर्स मत करिए कि ये समाज जो 1000 साल की बात कह रहा हूं, 1000 साल अपने आदर्शों के कारण, अपने मूल्यों के कारण, अपनी परंपराओं के कारण यह देश गुलाम रहा और यह सनातन संस्कृति के लोग गुलाम रहे। उसके बावजूद भी एक कोई इंसिडेंट बता दीजिए मुझे कि सनातन धर्म के मानने वालों ने कहीं हथियार उठा करके किसी की नाजायज हत्या कर दी हो। कोई एकाध इंडिविजुअल एक्ट हो सकता है, वो भी राष्ट्र हित में, सनातन के हित में, निजी हित में नहीं किया है। जो हमारी संस्कृति को लोग आज के पाखंड से समझते हैं कि कुछ लोग आज पाखंड कर रहे हैं अलग अलग वस्त्रों में, लोग समझते हैं यही सनातन संस्कृति है। यह नहीं है। सनातन धर्म के मानने वाले लोग न प्रचार के लिए बाहर निकलते हैं, न अपनी पब्लिसिटी करते हैं। वो मठों में, पहाड़ों में बैठ करके जो चिंतन करते हैं, उसी में से चिंतन करके एक आदमी गुजरात आ जाता है। उसका विश्वास उसके ऊपर, उसे अपने ऊपर सबसे ज्यादा होता है। ऐसा ही नहीं कहा उसने कि मुझे कुछ खोने के लिए नहीं है, मेरे पास झोला है, मैं लेके चला जाऊंगा। यह कहने की शक्ति होनी चाहिए। और जब आप अपने लिए नहीं जीते हैं तो आप किसी से नहीं डरते हैं। जो लोग अपने लिए कुछ इकट्ठा करने के लिए और रिश्तेदारों के लिए डरते हैं और जीते हैं, वो तिहाड़ जेल में चिदंबरम से मिलने जाते हैं। नाम मत लेना मेरा। उनकी चिंता का सबब यह है कि यह नहीं था कि चिदंबरम साहब को अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दोबारा गए थे। भरोसा रखो, हम इस देश के अंदर हालात खराब कर देंगे, लेकिन मेरा नाम मत लेना। लेकिन आपने भी ऐसा आदमी बिठाया है। उसने कहा नाम जब तक नहीं बताओगे बाहर का सूरज नहीं देखने दूंगा बेटा। लिहाजा ये जो हमारे यहां एक नैरेटिव है, हम शांति चाहते हैं, हमें शांति चाहिए। शांति की जो लोग सबसे ज्यादा बात करते हैं वो कमजोर और डरपोक लोग होते हैं। दुनिया में अगर आपको शांति चाहिए
जिसे आप शांति कहते हैं और सही मायने में कहते हैं, तो सार्वजनिक तौर पे शक्ति का प्रशिक्षण कीजिए, सारी शांति मिल जाएगी आपको। डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए शक्ति को। अगर शक्ति का प्रदर्शन आप खुलेआम करते हैं तो अच्छे अच्छे आपको शांति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यह बात मैं आपके सामने इसलिए कह सकता हूं कि आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। मैं उसकी एग्जाम्पल देता हूं आपको ऐसी। इस देश में अपीजमेंट, मुसलमानों को खुश रखने के लिए संविधान को भेंट चढ़ा दो, इस देश को भेंट चढ़ा दो, इंस्टीट्यूशन को भेंट चढ़ा दो, किसी भी तरीके से इस देश में, क्योंकि बापू ने गलत परंपरा डाल दी थी। बापू ने आपका एक भजन है, उस भजन की 2 लाइन सेकुलरिज्म में बदल दी। जो उस भजन का हिस्सा ही नहीं था, वो दिल जीत रहे थे। मैं उनसे भी कहा और इनसे भी मैंने एक आध बार बीच में कहा कि दिल जीतने की परंपरा तो पृथ्वीराज चौहान ने भी 16 बार की थी। अब दिल जीतने का वक्त समाप्त हो गया है। अगर दिल जीतना है तो इस देश का दिल जीतो, किसी इंडिविजुअल का मत जीतो। लिहाजा हमारे संविधान में कई जघन्य अपराध हुए। हमारे देश को, जिसको रामचंद्र जी के ऊपर उस सीता जी पे बहस करने का बड़ा शौक है, उसने इस देश के संविधान को कभी उठा के भी नहीं देखा इस देश ने। और जो संविधान की सुबह से लेकर शाम तक दुहाई देते हैं, उन्होंने भी नहीं बताया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली को जिसको अपनी आवाज पहुंचानी हो वो गुजरात में आके लोगों से बात कर ले, जल्दी आवाज पहुंच जाती है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 5 साल तक उस पर यह मनन होता रहा कि यह संविधान भारत का है, लेकिन भारत की संस्कृति इस संविधान में नजर नहीं आती। और शायद जिन लोगों ने यह बात कही, उस बात में इसलिए भी सच्चाई है कि भारत का संविधान को अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके तहत भारत को गवर्न करना था, उसकी 80% फोटोकॉपी है ये। तो नंदलाल बोस के अंडर में जो एक बंगाली बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि जो संविधान है, इसमें पहला पन्ना है, इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज, ब्रैकेट में लिखा है भारत। कहा गया कि इसके ऊपर जगह है, नीचे जगह है, इसमें कुछ ऐसे स्केचेस बनाइए जिससे भारत की संस्कृति और सभ्यता नजर आए। नंदलाल बोस के साथ में 8 लोग और शांति निकेतन के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 5 साल तक उसका अध्ययन किया कि कैसे हम इस संविधान को ऐसा देखने में बताएं कि अगर इसके ऊपर इंडिया न भी लिखा हो तो उसका पेज पलटते ही यह भारत दिखना चाहिए। तो पहले पन्ने के ऊपर जो ऊपर की जगह थी जहां भारत का प्रियम्बल लिखा हुआ है, उस पे भगवान रामचंद्र जी, सीता जी और हनुमान की तस्वीर थी। उसमें कृष्ण जी की तस्वीर है, उसमें शिवाजी की तस्वीर है, उसमें तमाम उन योद्धाओं की तस्वीर है जो हमारे पूर्वज थे। इतने घोटालों की जांच हो रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि किसके कहने से उन तस्वीरों को हटा दिया गया। और जांच करिए आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप जांच करेंगे तो आप उन्हें फांसी पे देना चाहते भी हो, उससे पहले ही जा चुके हैं वो। लिहाजा मेरी दूसरी विनती है, भारत सरकार के नेशनल आर्काइव में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, जिसके ऊपर आज भी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर बनी हुई है,
भगवान राम की बनी हुई है, कृष्ण की बनी हुई है, सीता की बनी हुई है, लक्ष्मण की बनी हुई है, उसकी कॉपी बंटवाएं और यह आदेश जारी करें कि इस देश में हर साल जो संविधान की कॉपी भारत सरकार जारी करती है उसमें जो भी आप अमेंडमेंट करते हैं उन्हें करिए, लेकिन ओरिजिनल पिक्चरों के साथ वो संविधान की कॉपी देश के हर वासी को मौजूद और मुहैया कराएं आप। जब देश बदल रहा है और बहुत सारी चीजें बदली जा रही हैं तो आप किसी का नाम नहीं बदल रहे, आप किसी की शक्ल नहीं बदल रहे, आप सिर्फ इतना ही तो कर रहे हैं कि जो आपके पूर्वज करके गए आप कह रहे हैं कम से कम उसी को ले आओ वापस। तो संविधान की वो कॉपी देश के लोग देखेंगे तो उनमें एक पुरुषार्थ जागृत होगा और वो बच्चे सवाल करेंगे कि अगर भगवान राम की तस्वीर भारत के संविधान में लिखी हुई है और उसमें लिखा हुआ है लॉर्ड रामा इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी, अगर ये लोग बच्चे देखेंगे, आज की जनरेशन देखेगी, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी उस तस्वीर को देख के ये नहीं कहेंगे कि भगवान राम काल्पनिक थे क्या। तो संविधान से लेकर के जितनी भी चीजें हैं उसमें दूसरा मेरा एक सजेशन है जो मैं सबसे बार बार कहता हूं और आज आपके सामने फिर इसलिए कहूंगा कि आप आज यहां बैठे हुए हैं इस सभागार में, सनातन संस्कृति को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बचाया है, सबसे ज्यादा सर दिए हैं किसी ने, क्योंकि आपके यहां तो एक बादशाह ऐसा आया था जो रोज ये तोलता था कि आज कितने जनेऊ आए हैं। वही लोग कश्मीर गए और जब पंडितों पे संकट आया तो उस वक्त किसी ने कहा कि कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो जिन्होंने कहा कुर्बानी देनी पड़ेगी उनका बच्चा उनके साथ में था। उसने कहा पिताजी आपसे बेहतर यह काम कौन कर सकता है। उन लोगों ने कश्मीर में जाकर की भी सनातन संस्कृति को बचाया। लेकिन मेरा अफसोस के साथ मैं यह कहना चाहता हूं, कुछ राजनीतिक कारणों से, किसी के पॉलिटिकल एजेंडे से या किसी के ऑर्गेनाइज्ड और छुपी हुई एजेंडे के तहत एक शख्स को पाला पोसा, उसे बड़ा किया गया और एक एजेंडे के तहत उसे आतंकवादी बनाया गया और उस आतंकवादी बनाने के बाद दिल्ली से उसे पंजाब भेजा गया और पंजाब भेजने के बाद वो गोल्डन टेम्पल में चला गया और गोल्डन टेम्पल के अंदर जो कुछ हुआ तो पहले तो आपने भारतीय सेना के टैंक गोल्डन टेम्पल में अंदर जाने दिए और आपने हरमंदिर साहब की पवित्रता को अपवित्र किया और फिर उस सरदार को भी मार दिया और गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन के बाद जो भी कुछ हुआ उसमें हजारों सिख मारे गए, उसमें हिंदू भी मारे गए। लेकिन किसी सिख को यह लगा कि इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, उन 2 बॉडीगार्डों ने इंदिरा गांधी को मार दिया। यह इशू नहीं है, कुछ बातें रेफरेंस में कहने के लिए होती हैं। हत्या किसी की भी जस्टिफाई नहीं मानता मैं। हत्या करनी है तो इलेक्शन से करो ना, वोट दबा के आपने हत्या कर दी ना कुछ लोगों की, क्योंकि आप सनातन संस्कृति के लोग हैं। आपने जब 5000 साल पहले हथियार नहीं उठाया, आप तो वो लोगों में से हैं कि आपका हर भगवान हथियार लिए हुए है। आप खूब पूजा करते हैं, आप गणेश जी के मुंह में लड्डू ऐसे खिलाते हैं जैसे पेट में चला जाएगा, लेकिन उनके हाथ में क्या है, दुर्गा के हाथ में क्या है, सरस्वती के हाथ में क्या है, आप किसी भी हथियार को अपने पास नहीं रखते, क्योंकि आपको लगता है कि इनसे जो शक्ति मिलने वाली है हमें, वो शक्ति किसी भी हथियार से बड़ी शक्ति है। लिहाजा आपने सिखों का कत्लेआम किया। लेकिन मैं आज आपके बीच में एक बात सिर्फ इसलिए नहीं कहने आया कि मुझे किसी को खुश करना है। कुछ चीजों का हल
आज से, अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। आपको 1000 साल में जो भी कुछ हुआ है उसको मिटाना है, नई इबारत लिखनी है। सरकारें बदली हैं आपने, सत्ता बदली है, लेकिन अगर समाज बदल जाएगा तो यह राष्ट्र बचेगा। देश की जिम्मेदारी सरकारों के पास होती है, सेना लगा दी गई, लेकिन संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी समाज की होती है। और अगर आपने अपनी संस्कृति नहीं बचाई तो आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आपके पिता कौन हैं, आपके नाना कौन हैं, ये बताने के लिए अंग्रेज एक वर्ड दे गए थे। उनके यहां भी अजीबोगरीब किस्म का मामला है, ब्रदर इन लॉ। ये किधर का इन लॉ है, इधर का है या इधर का है? आपके यहां मामा, चाचा, ताऊ, काका, सबके लिए एक ही वर्ड बना है, अंकल। अब ढूंढते रहिए कौन सा वाला अंकल। एक और बना है आपके यहां, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। किसका ब्रदर? कौन सा वाला फादर इन लॉ, इधर वाला या इधर वाला? आंटी, कौन सी वाली? मामी, चाची, ताई, फूफा, कौन सी? लेकिन हम आज हमारे देश के अंदर राजनीतिक एजेंडे के तहत भाषा को लेकर झगड़ा हो रहा है कि साहब हमारे यहां लिंक लैंग्वेज नहीं है और अंग्रेजी लिंक लैंग्वेज होनी चाहिए। उन लोगों को मुझे नहीं पता कितना ज्ञान है। दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें सबसे कम शब्द अंग्रेजी में हैं, 1200 या 1300, और सबसे ज्यादा शब्द अगर किसी में है उसका नाम है संस्कृत। अगर अंग्रेजी सीखना है, क्योंकि वो लिंक लैंग्वेज है और आपके देश के अंदर एक लिंक लैंग्वेज होनी चाहिए, तो अंग्रेजी सीखने में जितनी ताकत लगा रहे हैं उससे आधी ताकत में तो संस्कृत सीख जाएंगे आप। और उसके पास शब्द भी बहुत है, वो रिच भी बहुत है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं भाई, अंग्रेजी में जो भी कुछ इस देश में हुआ है, इस अंग्रेजी ने इस देश की संस्कृति को बड़ा नष्ट किया है। अच्छा खासा जिंदा पिता डेड हो गया है। ठीक ठाक सी मां वो इजिप्ट में रखी मॉम हो गई है। आप जब अपने मुंह से कोई वाक्य निकालते हैं, आप जब किसी बात को बार बार कहते हैं, यकीन मानिए, इसका एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, उस शब्द गूंजता है, वो शब्द बार बार आपके कानों में आपके होने का एहसास कराता है। आप अपने छोटे से बच्चे से सुबह शाम ये कहें, ये मेरा शेर का बच्चा है, ये मेरा बहादुर बच्चा है, वो इतनी बार सुनता है कि जब शेर को सामने देखता है तो वो खुद शेर महसूस करने लगता है। शब्दों की बड़ी महत्वता होती है। आप सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चे से कहें ये बुद्धू है, इसे कुछ नहीं आता, ये बेवकूफ है, उसमें कुंठाग्रस्त हो जाता है, उसके मन मस्तिष्क में बैठ जाता है कि मैं मूर्ख हूं, मैं बेवकूफ हूं, मेरा पिता मेरी मां मुझे यही कहती है। इसलिए हमारे समाज में शब्द का बड़ा महत्व है। तो अगर शब्द आपके पास सबसे ज्यादा हैं तो फिर यह लैंग्वेज का झगड़ा क्यों हो रहा है? लिहाजा भारत के संविधान में क्या हुआ उसका तो सफाया किया इन विचारों ने 5 तारीख को। अभी उसमें कई और मामलात हैं। देखिए, जैसे जैसे सरकारें काम करेंगी, हर सरकार पीछे मुड़ के एक बार देखती है कि 303 देने वाले खड़े हैं कि नहीं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके राज्य का एक आदमी 1947, 48, 49, 50 की सरकारों में बड़े पद पे था। उनसे कहा पूरे भारत की रियासतों को आप जोड़िए, लेकिन ये खास रियासतें से हम जोड़ेंगे। उसने तो जोड़ जाड़ दी, निजाम हैदराबाद को तोड़ ताड़ के। लेकिन
एक रियासत जिसको एक विजनरी कह रहे थे कि मैं तय करूंगा, उसने भारत के लाखों अरबों करोड़ों रुपए को डुबा दिया है और भारत की लोगों के बीच में डर पैदा कर दिया है और भारत की धरती पे आतंकवाद को जन्म दिया है। लेकिन सिर्फ छोटी सी घटना है, जम्मू कश्मीर में धारा भी हट गई, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बड़ा फैसला जिसने भी लिया है बड़ी समझदारी के साथ लिया है, क्योंकि तारीफ करने में मैं कभी भी कोताही नहीं करता। अगर तारीफ करने वाली बात है, उससे मेरा रिश्ता अच्छा है बुरा है, जानता है नहीं जानता, ये बात अलग है कि गुजरात में हर आदमी क्लेम करता है कि या तो मैंने चाय पी है उनके साथ या मैंने फोटो खिंचाया है। अब चिंता मत कीजिए, इन्होंने ये नहीं कहा है कि जल्दी खत्म कीजिए, चिंता मत कीजिए। जो बेहतरीन फैसला हुआ है, जिस फैसले के बारे में मुझे लगता है सिर्फ 2 ही लोगों को पता था, जम्मू कश्मीर राज्य से आतंकवाद की, इस्लामिक जिहाद की, इस्लामिक आतंकवाद को चलाने की, वो इस्लामिक आतंकवाद का जो संविधान था, जो इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला निजाम था, उस निजाम को अगर किसी ने खत्म किया है तो इन 2 फैसलों में जो एक फैसला यह हुआ है कि ये दोनों धाराएं हट गई हैं, उससे खत्म नहीं हुआ है। मैंने कहा कि ताकत जब आप किसी को देते हैं तो उस ताकत के दबाव में दिमाग भी तेज चलता है। जो असल फैसला हुआ है वो ये है कि जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया है। अब आप जरा सोचिए, आपको तो उसका एहसास नहीं है। जिन लोगों ने संविधान में दबाव बना करके एक राज्य में यह कहा कि हम बहुत खास लोग हैं, अपने पूर्वजों का नाम गिनाया, डर पैदा किया, उस राज्य में 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री होता था। लोग इतिहास को हमेशा ध्यान रखें, जहां प्रधानमंत्री था वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर रह जाएगा। मुख्यमंत्री से भी गए बेचारे। और जब केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो जाता है तो आप लोगों को भी इसकी जानकारी होगी कि उस केंद्र शासित प्रदेश की सारी जमीन केंद्र सरकार के अंडर में आ जाती है। लेकिन ये तो ताली बजाने का छोटा सा मामला है, लेकिन जिनका डर दूसरा है वो दूसरी बात है। केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आ जाती है। अब संकट यह है कि गृह मंत्रालय किसके कब्जे में है। इस फैसले ने, इसके बाद एक और फैसला हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि फैसले लेने वालों की क्षमताएं अगर देखनी है तो हर बार ताकत से उनको बिठाएं। वो फैसले ऐसे करेंगे जिससे आपको और इस राष्ट्र को फायदा हो। एक फैसला और हुआ है जिसमें मुझे आप सबकी मदद चाहिए, और वो फैसला यह है कि जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, उसमें 31 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ज लेगा। जो लोग अभी 370 और 35A के झटके से बाहर नहीं आए थे, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का एक और सदमा लगा, और जब तक वो इस सदमे से बाहर आते और सरकार ये कहती कि हम कुछ कुछ इंटरनेट खोलने वाले हैं, तब उन्हें एक खबर पता चली कि 31 अक्टूबर को सही मायने में लीगली ऑफिशियली
वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर घोषित किया जाएगा। ये तो सबको पता था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, लेकिन संकट कुछ और है। संकट यह है कि जिस आदमी को आपने जम्मू कश्मीर से अलग रखा और कहा कि हम विजनरी प्रधानमंत्री करेंगे, आपके आदमी ने इतिहास में उसको दोबारा जिंदा करने के लिए, उन तमाम लोगों को मैसेज देने के लिए जो जिहादी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो गद्दार हैं, उनसे कहा कि सरदार पटेल के जन्मदिन पर ही इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जाएगा। इसलिए